हार्मोन बैलेंसिंग करके क्या क्या प्रॉब्लम ठीक किया जा सकता है। तो आज के क्लास में वही सीखेंगे। अपना फीडबैक वीडियोस जरूर भेजें और क्या सीख रहे हैं, जो बाबा प्रैक्टिकल बताते हैं उस प्रैक्टिकल को करके जरूर वीडियोस भेजें। और उस प्रैक्टिकल को बाबा जी देखते हैं और जो भी गलतियां होती है तो बाबा जी उसको फिर सुधार करते हैं। तो अपना वीडियोस भेजना ना भूलें। बाबा जी आप सुन पा रहे हैं? प्लीज। श्री राम, जय राम, जय जय राम। स्वागत स्वागत, बहुत धन्यवाद निगम जी, बहुत धन्यवाद बालक। और मैं उम्मीद रखूंगा कि सबका वीडियो आएगा। आज किन्हीं का कॉल आया था मेरे पास और बोल रहे थे कि आपके बुक पढ़कर देखकर वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि नहीं। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। किनके पास बुक है, हैंड रेस करें वो जिनके आज पास बोल बुक रहे है। थे घुटने का उनके पास अच्छा, पेशेंट आए थे। आपके पास है। हाँ, आप कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। बाकी कहीं भी दिक्कत आए तो आप हमारा सहयोग ले सकते हैं, फोन कर सकते हैं। जहां पे पहले उसको पढ़ें, उसके जो पॉइंट्स हैं उसको आप नोट करें, हमसे डिस्कस करें। अगर आपने शाश्वत चिकित्सा का क्लास नहीं लिया है तो थोड़ी सी असुविधा होगी आपको, पर आप कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करें। आज हम आफ्टर 30 जो महिलाओं में हम हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, 30 के बाद जो हार्मोन इम्बैलेंस होने के बाद जो परेशानियां आती है, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले ईश्वर को नमन करते हैं। अपने स्थान पे बैठ जाएं। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने के पहले ईश्वर को नमन करना जरूरी है, क्योंकि सारा ज्ञान, सारी ऊर्जा उन्होंने ही देना है। हम लोग सिर्फ एक कठपुतली जैसा चल रहे हैं। जिस ऊर्जा को जहां पे लगाना होता है वही खिलाड़ी है और वही मदारी है। हम लोग सिर्फ उसके हाथों में खेल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले नमन करते हैं। आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। एक तेज गहरी सांस लें। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, कंधे को सीधा रखें, शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। रिलैक्स 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 छोड़ दें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। अपने माता पिता को प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम करें, सभी वीर वीरांगनाओं को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें, भारत माता को प्रणाम करें, अपने अंदर की परमात्मा को प्रणाम करें, भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं बहुत सारी गलतियां करती हूं, फिर भी आप मुझे क्षमा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूं। मैं अपनी गलतियों से बीमार हो जाती हूं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कृपया मुझे क्षमा करें। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी गलतियों के बावजूद आप मेरा ख्याल रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दोनों हाथों को रब करें, आंखों से लगाएं, अपने चेहरे से लगाएं, बालों से लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलें। आइए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है आफ्टर 30, 30 के बाद महिलाओं में जो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। कल हमने बालों की चर्चा की, बालों की दवाइयां बताई, स्किन के बारे में बताया और आज नाभि बैलेंसिंग के ऊपर भी आज कोशिश करेंगे कि आपको हम नाभि बैलेंसिंग के बारे में डिटेल बताएं
और अगर आज नहीं समय मिला तो कल का दिन प्रैक्टिकल दिन करेंगे। कल आखिरी दिन हम प्रैक्टिकल करेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिकल करेंगे, सिर से लेकर के थायराइड के पॉइंट्स से लेकर के नाभि बैलेंसिंग तक हम कल प्रैक्टिकल डे मनाएंगे। सारा प्रैक्टिकल आपको एक दिन सारे नोट करा देंगे। तो सबसे पहले हम समझें कि 30 के बाद महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन से क्या क्या बीमारियां जन्म लेती है। क्योंकि 30 के बाद की जो उम्र होती है महिलाओं की, ये परिवर्तन का दौर होता है। बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं हमारे शरीर में, हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है, हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, घर परिवार की जिम्मेवारियां बढ़ जाती है, अपने शरीर की जिम्मेवारियां बढ़ जाती है, और इस समय मानसिक असंतुलन का दौर होता है। अपने आप को स्वस्थ रखना एक चैलेंज से कम नहीं होता है, खास करके माताओं को। क्योंकि इस संसार में जितने भी प्रपंच हो रहे हैं, जितने भी सब में महिलाओं का रोल सबसे ज्यादा है। बेशक लोग माने या ना माने, क्योंकि अगर घर व्यवस्थित है, एक व्यक्ति बहुत कमाए, बहुत धन कमा ले, तो कमा के वो मकान बना सकता है, बड़े बड़े मकान खरीद सकता है, लेकिन उस मकान को घर अगर कोई बनाएगा तो एक नारी शक्ति ही बनाएगी। आप मकान को घर बनाने के लिए अपना ख्याल नहीं रखती, और ये वही दौर होता है। क्योंकि 25 साल तक, आजकल तो 25 साल तक बचपना होता है, डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो। एक आदमी की औसत आयु कितनी होती है, कोई बताएगा? शीतल, एक आदमी की औसत आयु क्या है? 70 साल। 70 साल। मैं मान लिया, मैं 80 साल दे देता हूं। एक आदमी की औसत आयु, मान लो आज मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गया है, ऐसा कहा जाता है, तो एक आदमी की औसत आयु 70 साल नहीं, हम 80 साल मान लेते हैं। 80 साल में कम से कम 10 साल रोग बीमारियों को भेंट चढ़ जाता है। जीवन के 10 साल निकल जाते होंगे रोग बीमारियों में, बाकी बचे 70 साल। नहीं, मान लो 10 साल हम कम से कम देंगे। इसके अलावा 10 साल शादी ब्याह के भेंट चढ़ जाएंगे। आज अपनी शादी है, भाई की शादी है, परिवार में शादी है, एनिवर्सरी है, किसी और की एनिवर्सरी है, यानी जिंदगी के 10 साल। बाकी कितने बचे? 60 साल। 60 साल में 20 से 25 साल हम बालक होते हैं। 20 से 25 साल डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, हम 20 साल ही मानते हैं। 20 साल कहा गया है हमारे वेदों में कि 20 विद्या और 40 धन। अगर 40 तक धन आ गया तो आ गया, फिर इतनी सारी परेशानियां पैदा होने लगती है शरीर में कि धन कमाने लायक नहीं छोड़ता है। और 20 तक जितनी विद्या आपने ग्रहण कर लिया, आजकल उसको 25 मान लिया जाए, लेकिन 20 में लगभग रास्ता तय हो जाता है कि किस रास्ते में जाना है। उसके बाद और हायर एजुकेशन के लिए 5 साल लगे, विदेश जाके पढ़ाई करने के लिए 5 साल लगे, लेकिन 20 साल में क्लियर हो जाता है कि क्या करना है। सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, 20 साल में क्लियर हो जाता है रास्ता। अब बाकी रहता है उसका स्किल डेवलप के लिए 5 साल का और कोर्स किया, डिग्री कोर्स किया, डिप्लोमा कोर्स किया, जो भी एबीसीडी। बहरहाल तो 20 साल हम डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स होते हैं, बालक होते हैं। तो कितने साल बच गए? 40 साल। 20 माइनस हो गया तो बाकी 40 साल बचा। 10 साल हम कैसे भी हम सुरक्षित रहेंगे, खूब विटामिन खाएंगे तो 10 साल बूढ़ा भी रहेंगे। अगर हम सही उम्र में मरते हैं तो बुढ़ापा भी आएगा नेचुरली। 10 साल हम बूढ़ा होंगे जब हमारे दांत नहीं रहेंगे, हमारे आंखों से नहीं दिखाई देगा, हमारे घुटने काम नहीं करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे तो भी आएगा ही, बुढ़ापा अपना सिम्टम देगा। बाकी बच गए हमारे हाथ में 30 साल। 30 साल में हम कैसे भी सोएंगे, अगर 5 से 6 घंटे भी मिनिमम भी सोएंगे तो 10 साल तो चला जाएगा। कोई शक है इसमें? 10 साल तो चला जाएगा। तो बाकी अपने जीवन में मात्र 20 साल रहते हैं अपने शाइनिंग के लिए, दुनिया में चमकने के लिए, दुनिया में आपका नेम और फेम बढ़े, इसके लिए मात्र जिंदगी में 20 साल मिलते हैं। ये 20 साल कभी भी प्रकट हो सकता है। सफलता की कोई उम्र नहीं होती। 10 साल की उम्र में भी सफलता पाई जा सकती है। शंकराचार्य 7 साल की उम्र में सफल हो गए थे। शंकराचार्य माने विख्यात हो गए थे। विवेकानंद 30 साल की आयु में, 32 साल की आयु में गए, लेकिन विश्व विख्यात होके गए। और किसी ने 60 साल की उम्र में भी सफलता पाई है। तो सफलता की कोई उम्र नहीं होती। जो शेष है वो विशेष बनाना है। जो भी हमारे पास है बचा हुआ, हमें गिनती नहीं गिननी है, एक एक दिन इसको ऐसे मैनेज ढंग से जीना है कि जो शेष है वो विशेष हो जाए। एक ऐसी लकीर खींच के जाएं हम समाज में कि हमारे जाने के बाद, क्योंकि इस संसार का नियम है, इस संसार में कोई भी किसी को याद नहीं रखता।
13 दिन की 13वीं होने के बाद कुछ महीने थोड़े से अवशेष रह जाते हैं, उसके बाद जय जय सीताराम हरि सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो कुछ ऐसी लकीर खींचनी है कि लोग ना चाहते हुए भी याद करें, और इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है कि हम समाज के हित में कुछ समय दें, समाज की सेवा के रूप में कुछ समय दें। बेशक उस सेवा के बदले हम धन भी लें। मैं फ्री करने के लिए कतई नहीं कहता हूं, मैं जिसको भी सिखाता हूं तो कहता हूं फ्री मत करना, चाहे उसके बदले सेवा शुल्क उसकी सेवा ही ले लो, या उससे दान करा दो किसी गौशाले में, किसी अनाथ आश्रम में, लेकिन उसके अंदर की निगेटिविटी निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब तक उसको खाली नहीं करेंगे, जब तक गिलास पात्र खाली नहीं होगा, उसमें आप अमृत भी नहीं भर पाएंगे। इसलिए किसी को भी जब करते हैं तो कुछ ना कुछ उससे सेवा शुल्क जरूर लें, चाहे आप खर्चे के लिए लें, गौशाले के लिए लें, वृद्धाश्रम के लिए लें, किसी नेक काम के लिए लें। अभी एक हमारे सज्जन जैन है अजमेर में, मेरे विद्यार्थी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो पैसे नहीं लेते, वो बैंक से रिटायर्ड हैं, बैंक ऑफिसर थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने शाश्वत चिकित्सा का कोर्स किया, उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां बहुत नाम उनका बढ़ रहा है। वो करते क्या है, पैसे नहीं लेते, लेकिन बंदरों को भोजन कराने के लिए उससे ये करवा लेते हैं, भैया सोमवार को तुम्हें कराना है, मंगलवार को तुम्हें कराना है, बुध ऐसे सप्ताह के 7 दिन वो बांट रखे हैं। उसमें चाहे वो 100 रुपए का चना खिलाए, 5,000 का खिलाए, उसकी मर्जी। ये कहीं ना कहीं से निगेटिविटी निकालनी ही पड़ेगी, यही काम आपको भी करना है। तो आइए हम सबसे पहले नोटपैड तैयार करें कि 30 के बाद कौन कौन सी बीमारियां होती है। 30 साल की उम्र के बाद ओवरीज की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। 30 के बाद हमारी जो ओवरीज हैं उसकी क्षमता धीरे धीरे, उसकी कैपेसिटी कम होने लगती है। स्ट्रेस हमारे जीवन का अंग बन जाता है। आप कितने भी खुशहाल परिवार में हैं, पति के दफ्तर से आने में 1 घंटा लेट हो जाए तो स्ट्रेस हो जाएगा, 4 दिन उनको छुट्टी हो जाए तो स्ट्रेस हो जाएगा, बच्चे के क्लास में कहीं पे कोई दिक्कत आई तो स्ट्रेस हो जाएगा। यानी सारा स्ट्रेस झेलने की मशीन जो है वो घर की गृहिणी होती है। क्या मैं सही हूं माताओं? क्या ये सच्चाई है? सच्चाई है ना राजश्री? सारे जितने भी स्ट्रेसेस हैं सब आपके जीवन में है। अगर आप वर्किंग हैं तब तो और डबल स्ट्रेस है, डबल नहीं ट्रिपल स्ट्रेस है। अगर वर्किंग नहीं है, सिर्फ हाउस वाइफ है, तो भी आपके जीवन में स्ट्रेस का खजाना है। घर में कोई बजट गड़बड़ हो जाए, कोई एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, कोई गेस्ट आ जाए, कोई चीज घटा हुआ है, कोई चीज बढ़ा हुआ है, किसके लिए क्या करना, अरे दिमाग खराब होकर के रह जाता है। इसलिए नारियों में बहुत शक्ति होती है जो इतना झेल लेती है, इसीलिए घर को घर बना पाती है, राइट। ओवरीज हमारे कमजोर होने लगते हैं, कार्टिसोल हमारे शरीर का अनबैलेंस होने लगता है, और यह कार्टिसोल जब बढ़ता है तो आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन के ऊपर असर डालता है। इस समय में मेंस की समस्याएं बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मीनोपॉज के नजदीक हम जैसे जैसे जाने लगते हैं, मीनोपॉज का उम्र लगभग 40 साल से शुरू हो जाता है। आजकल तो और पहले 5 साल पहले शुरू हो जाता है। आजकल महिलाओं की आयु कम हो गई है। अभी तो 80 साल गिन रहे थे, 80 साल कह के खुश हो रहे थे, हमने 80 साल की गिनती भी गिना दी, लेकिन महिलाओं की, खास करके फीमेल्स की, वीमेन्स की आयु कम है। मेरी बात से सहमत हो आप लोग? कहोगे कैसे बाबा जी क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कहता हूं। क्यों कम है आपकी आयु? कि एक महिला, आज प्यूबर्टी हमारा 8 से 10 साल 11 साल में शुरू होने लगा। तो जब प्यूबर्टी शुरू हो जाती है तो आपके अंदर का सारा हार्मोन, जो एक यंग लेडी में जो हार्मोन होना चाहिए, वो सारे हार्मोन्स बनने लगते हैं। हमारी जो शरीर के परिवर्तन का ये है, वो सारा एकदम से ग्रो करने लगता है। हमारे शरीर के अंग विन्यास सारे, आज 8 साल की, आज 8वीं में पढ़ने वाली बच्चियां, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि पूरी तरह से एडल्ट है। उसके शरीर को आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि अभी 8वीं में है। पहले का जमाना हुआ करता था जब 10वीं पास करने के बाद में भी ना, लड़कों को और लड़कियां तो थोड़ी जवान दिखने लगती थी, लेकिन लड़के तो लगता था कि अभी बालक ही है, मूछें अभी आनी शुरू ही होती थी। वो जमाना था जब हम ऐसी चीजों से थोड़ी समाज में दूरी होती थी। ऐसी जो चीजें आज जो ओपनली हमें मिल रहा है, आज एक सीरियल भी देखने बैठते हैं तो इसी तरह के कंटेंट परोसे जाते हैं। आज हमारे मोबाइल में ऐसे कंटेंट आप चाहें चाहे ना चाहें आ ही जाता है। आप चाहे जितना इग्नोर करें, नॉट इंटरेस्टेड करें, लेकिन वो आ ही जाता है। बच्चों के यहाँ मोबाइल में भी आ जाता है, कोई दूरी नहीं है। तो आज इस कारण से हमारे अंदर जो वैसे हार्मोन्स हैं वो जल्दी से बनने लगे हैं। इस कारण से 30 के बाद आप ढलान की तरफ जाने लगते हैं।
वैसे महिलाओं की उम्र मानी गई है कि 25 और 30 के बीच से फिर माइनस की तरफ हम समेटना शुरू कर देते हैं। पुरुषों में ये उम्र 40 के बाद से माइनस की तरफ समेटना शुरू होता है प्राकृतिक रूप से। तो 40 के पहले कुछ लोग मीनोपॉज के शिकार हो जाते हैं, कुछ 40 के बाद शिकार होते हैं, लेकिन जो बिफोर अगर मीनोपॉज आ जाए तो हमारे आंखों के ऊपर, हमारे बहुत सारे ऑर्गन के ऊपर असर करता है। इसके अलावे पॉल्यूशन, डाइट, आज खान पान का जो स्टाइल है उस कारण से भी हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां फास्ट फूड के कारण, जंक फूड के कारण आती है आफ्टर 30। नींद की समस्या अगर किसी को है तो और भी बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी। अगर इस उम्र में प्रेगनेंसी होता है तो प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद कई बार डिलीवरी या एबॉर्शन के बाद हार्मोन बैलेंस नहीं हो पाते हैं। जो भी हार्मोन है हमारे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो महिलाओं में खास करके जो हार्मोन्स हैं, आप अक्सर देखेंगे आज एक शिकायत सुनते हैं कि जब प्रेगनेंसी के दरमियान डायबिटीज की शिकार हो जाती है महिलाएं, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज की शिकार हो जाती है। डायबिटीज नॉट ए डिजीज, पर हम शिकार हो जाते हैं। हमारे खून में जो ब्लड शुगर एक्स्ट्रा होने लगता है, हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस होने लगता है हमारे शरीर में, हमारे सेल में बहुत सारे ग्लूकोज जमा होने के कारण मोटापा बढ़ने लगता है। खास करके महिलाओं में डिलीवरी के बाद पेट बढ़ने की समस्या, आपका फ्रंट एंड बैक, ये दोनों साइड में चर्बी बढ़ने की शिकायत, फैट्स बढ़ने की शिकायत हो जाती है। हमारे शरीर में जब एस्ट्रोजन प्रभावित होता है, 30 के बाद अगर एस्ट्रोजन में ये आया, गड़बड़ी आई, तो हमारे पीरियड्स गड़बड़ हो जाएंगे, स्किन की समस्या आ जाएगी, बोन्स की समस्या आ जाएगी और फर्टिलिटी खराब होने लगेगा। प्रोजेस्टेरोन में अगर खराबी आती है तो प्रेगनेंसी सपोर्ट मुश्किल हो जाता है, यानी एबॉर्शन होने की शिकायत बढ़ जाती है। प्रोजेस्टेरोन ही हमारे शरीर में गर्भ को संभालता है, गर्भ को ग्रो करने में मदद करता है, उसको सुरक्षित रखने में मदद करता है, और वो अगर गड़बड़ हो गया तो बहुत सारी समस्याएं आने लगती है। इसके अलावा मूड हमारा स्टेबल नहीं रह पाता, चिड़चिड़ापन इस उम्र में देखेंगे कि चिड़चिड़ाहट ज्यादा आती है, किसी बात में खीज हो जाना, किसी बात में वीपिंग टेंडेंसी हो जाना, किसी बात में एंगर हो जाना, ये छोटी छोटी बातों में मूड स्विंग होने लगता है। ये प्रोजेस्टेरोन की गड़बड़ी के कारण होता है, राइट। इसको आप चाहें तो नोट करते जाएं। इसके अलावा थायराइड में भी काफी सारे थायराइड हार्मोन्स हमारे गड़बड़ होने लगते हैं। T3, T4, TSH जो है मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को प्रभावित करने लगते हैं। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माताएं हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माताएं हैं, उनके अंदर अगर प्रोलैक्टिन गड़बड़ हो गया तो बहुत ज्यादा अगर होने लगा तो फिर बीमारियां आने लगती है, इनफर्टिलिटी आने लगती है। इंसुलिन की भी समस्या इस उम्र में पाई जाती है। 30 के बाद इंसुलिन में गड़बड़ी होने लगता है। इस कारण से हम शुगर कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, शुगर इंबैलेंस होने लगता है और डायबिटीज और पीसीओडी की समस्या हो जाती है। जब आपके शरीर में इंसुलिन गड़बड़ होगा तो भी पीसीओडी की समस्या हो जाती है। पीसीओडी सिर्फ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से नहीं होता है, थायराइड भी हमारे पीसीओडी के ऊपर असर करता है। कार्टिसोल की समस्या मैंने बताया कि जब भी हमें कोई स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसको हम कार्टिसोल के नाम से जानते हैं। ये कार्टिसोल हमारे स्ट्रेस को बैलेंस करता है, और जब ज्यादा कार्टिसोल बनने लगता है तो सबसे पहले हमारा इंसुलिन प्रभावित होता है, हमारा ब्लड प्रभावित होता है, हमारे स्किन प्रभावित होते हैं, हमारे बाल प्रभावित होते हैं, और हमारे स्किन प्रभाव होने के कारण चेहरे पे बहुत सारी छाइयां, बहुत सारे दाग धब्बे उभरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा पीसीओडी की समस्या और पीसीओएस की समस्या आफ्टर 30 भी होता है। पीरियड इरेगुलर हो जाना, इनफर्टिलिटी, एक्नी, वेट गेन और फेशियल हेयर, चेहरे पे बालों का उग आना, जिसके लिए क्या कराते हैं, थ्रेडिंग कराने की जरूरत पड़ती है। थ्रेडिंग कराने की जरूरत, ज्योति जानती होगी, है ना? जानते तो सभी होंगे, पर ज्योति इसी से जुड़ी हुई है। ओके। कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इरेगुलर होता है, जिसको एमेनोरेहिया कहते हैं। एमेनोरेहिया यानी कभी ज्यादा हुआ तो बहुत ज्यादा होने लगेगा, कम हुआ तो बहुत कम होने लगेगा, कभी काला आएगा, कभी गाढ़ा आएगा, कभी हर बार बदल बदल के आएगा। ये वात बढ़ने के कारण भी, हमारे शरीर में जब वात बढ़ता है उस कारण से भी होता है। इसके अलावा इंडोमेट्रियोसिस की एक बीमारी होती है। इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि यूटेरस की जो लाइनिंग है
वो बाहर की ओर बढ़ने लगती है। आप इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। मैंने प्रोलैप्स यूटेराई की बात करी थी, प्रोलैप्स यूटेराई की, तो यूटेरस की लाइनिंग बाहर बढ़ने लगती है, बहुत तेज दर्द होता है और साथ में इनफर्टिलिटी की शिकायत हो जाती है। एक और बीमारी होती है जो अक्सर 30 के बाद पाई जाती है, छोटे बच्चियों में जो बिफोर 30 कम होता है, आजकल तो होने लगा है, लेकिन जो फाइब्राइड्स होते हैं, सिस्ट हो जाते हैं, वो ज्यादातर 30 के बाद की महिलाओं में पाया जाता है। गांठें हो जाना, अपने गर्भाशय में गांठें हो जाना, यूटेरस में गांठें हो जाना, इससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, बहुत ज्यादा पेल्विक पेन होता है। इसके अलावे मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने लगता है, हमारे शरीर के जो स्किन है वो खराब होने लगता है, मसल्स खराब होने लगते हैं। ये थायराइड के डिसऑर्डर के कारण होते हैं। हाइपोथायराइड अगर हो गया तो वेट गेन करने लगते हैं, मोटापा बढ़ने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है। और अगर हाइपरथायराइड हो गया, हाइपो हो गया, तो वेट लॉस होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, पल्पिटेशन, धड़कन होने लगता है। इसके अलावे ओबेसिटी महामारी जैसा फैलता है। ओबेसिटी, मोटापा, ये मोटापा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इम्बैलेंस होने के कारण, और उसमें साथ साथ अगर हमारा लाइफ स्टाइल गड़बड़ रहा तो और जल्दी होता है। कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है शरीर में। इसके अलावे मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर भी होने लगता है। मेंटल, हम बात बात में परेशान होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को भी हम बहुत ही परेशान कर देता है, ये इमोशनल डिसऑर्डर होने लगते हैं। इसके अलावे एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग होना, ये बहुत ज्यादा होता है। स्लीप डिस्टर्बेंस यानी नींद की समस्या भी ऐसे समय में होती है। और इरिटेबिलिटी, बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं। इस समय में अगर एस्ट्रोजन की गड़बड़ी हुई, प्रोजेस्टेरोन की ज्यादा गड़बड़ी हुई, तो यूटेरस के कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि स्तनों में, ब्रेस्ट में गांठ सी रचना हो जाती है। कितने लोगों ने सुना है गांठ, छोटे छोटे गांठ हो जाती है ब्रेस्ट में। कोई अगर इस समस्या से हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उसकी दवाइयां भी बताऊंगा। ये मैं रोग बता रहा हूं तो इसके साथ साथ इसकी दवाइयां भी बताऊंगा, और खास करके जो नाभि बैलेंसिंग बताऊंगा वो बहुत ही आपके लिए कारगर होगा हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आपके शरीर में। जो बालों के लिए, स्किन के लिए, कार्टिसोल के लिए, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, सारे बैलेंस के लिए, राइट। तो जो हमारे स्तन में गांठें होती है, एक तो स्तन में, ब्रेस्ट में गांठें होती है, इसके अलावा शरीर में कहीं भी गांठें हो जाती है, दैट्स कॉल्ड फाइब्राइटिस। इसमें जो ब्रेस्ट के अलावा जितने भी फाइब्राइड्स होते हैं हमारे शरीर में, वो कैंसरस होने की संभावनाएं कम होती है। लेकिन कोई भी फाइबर जो है हमारे शरीर में फाइब्राइड बनते हैं तो कैंसरस हो सकता है। लेकिन चूंकि फीडिंग करने वाली जो माताएं होती है, तो ब्रेस्ट ऐसी रचना है, मांसल रचना, जिसमें कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वो गांठें हो जाएगी, उसको छूने के बाद हार्ड, स्टोनी हार्ड होगा, छूने से वो इधर उधर भागेगा, बड़ा छोटा हो सकता है। उसको ठीक किया जा सकता है अगर हम दिमाग में टेंशन न लें उसका। क्योंकि जब भी गांठें हो जाती है तो हमारे मन में सीधा अटैक करता है कैंसर का भय होता है। हमारे शरीर में 1 मिनट में लगभग 10 लाख सेल डैमेज होते हैं, यानी डेड होते हैं। उसको हमारा शरीर, हमारा जो स्प्लीन है, सारे उसको छांटते रहता है, सारे सेल्स को, डैमेज सेल्स को, उसमें से आयरन निकाल के शरीर को दे देता है, बाकी को सब बाहर का रास्ता दिखा देता है। उसमें से कोई सेल अगर रिसाइकल होने से बच गया, वहां पे क्या होता है, सेल डिवीजन होने के कारण, उस स्पॉट पे बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होने के कारण वो डेड सेल बीच में आ जाता है और उसके ऊपर गांठ सी बनती चली जाती है, एक अलग सी रचना बन जाती है। दैट्स कॉल्ड ट्यूमर। ये ट्यूमर होता है। लेकिन अगर हमारा खान पान गड़बड़ रहा, हमारे शरीर में फैट अगर इम्बैलेंस होने लगे, फैट अगर सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और हमारा खान पान ज्यादा हैवी है, ज्यादा फैटी है, तो हमारे शरीर में फाइब्राइड्स होने लगते हैं। फाइब्राइड्स कैंसरस होने की संभावना बहुत कम है। अपवाद में हो जाए कभी तो हो जाए, लेकिन नहीं होता है। लेकिन जो ब्रेस्ट में गांठें होती है, वो ड्यू टू डेड सेल अंदर पड़ा होता है, वो कभी भी सड़ने लग सकता है। हमारे जो स्किन जमा हुआ है वो सड़ने लगता है, दैट्स कॉल्ड कैंसर। क्योंकि पहले जब घाव होता था तो सीधा हड्डियों की तरफ ऐसे सीधा जाता था। जब डॉक्टर के हाथ जाते थे, ड्रेसिंग कराते थे, तो इतनी लंबी लंबी रुई डाल करके उसकी ड्रेसिंग किया करते थे। लेकिन आज चूंकि हमारे शरीर में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ गई है, आपको पता है कि हमारे शरीर में 1 क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक जमा हो रहा है, माइक्रो प्लास्टिक जमा हो रहा है। 1 क्रेडिट कार्ड के बराबर
हाउ वंडरफुल। कितने लोगों को पता है ये बात? जिनको पता है एक बार हैंड रेज करें। जिनको पता है एक बार हैंड रेज करें कि हाँ ये मुझे जानकारी था। पानी की खासियत क्या है कि पानी को अगर हम तांबे में रखते हैं तो वो कॉपर अपने अंदर ले लेता है। पानी को अगर हम चांदी में रखते हैं तो चांदी का गुण ले लेता है। सोने में रखते हैं तो सोने का गुण ले लेता है, औरम अपने अंदर ले लेता है। मिट्टी में रखते हैं तो मिट्टी अपने अंदर ले लेता है। तो जाहिर सी बात है कि आज हम प्लास्टिक में रख के पी रहे हैं तो प्लास्टिक भी अपने अंदर ले लेता होगा, क्योंकि उसको जिस चीज में रखेंगे उसी का गुण ले लेता है। अगर हम हाथ में रखते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि महात्मा जो होते थे हाथों में जल लेकर के संकल्प किया करते थे। किसी को श्राप देना है, किसी को आशीर्वाद देना है, तो हाथ में जल लेकर के संकल्प किया करते थे, क्योंकि हाथ में लेने के बाद हमारा संकल्प सीधा जल में आ जाता है। इसका पूरा विज्ञान है हमारे सनातन में। आज भी जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, कोई ब्राह्मण देवता आपके यहाँ आते हैं तो हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प करवाते हैं। जो भी पूजा पाठ से जुड़े हुए होंगे इस सनातन पद्धति से, वो जानते होंगे कि पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो चरणामृत के रूप में जल दिया जाता है। क्यों? कि वहां की जो ऊर्जा है उसमें समाहित है। ये जल का विज्ञान है। ये वाटर हीलिंग थेरेपी में यही सिखाते हैं। तो जब हम पानी को प्लास्टिक में डाल के पी रहे हैं तो पानी में बताया गया है, मॉडर्न रिसर्च कहता है कि पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक क्लस्टर बनाता है, और हर एक क्लस्टर में 4,40,000 मेमोरी के पैनल होते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, आधुनिक विज्ञान का रिसर्च है। 4,40,000 मेमोरी के पैनल्स होते हैं जो अपने मेमोरी में लाखों साल की मेमोरी चिप में जमा करके रख सकता है, क्षमता रखता है। इसलिए पानी को जो भी हम अच्छा अफर्मेशन देते हैं उसको अपने अंदर सेव कर लेता है, कोई बुरा अफर्मेशन देते हैं उसको भी अपने अंदर सेव कर लेता है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जहां पे जिस घर में कोई डेथ हो जाए वहां का पानी नहीं पीना चाहिए। जहां बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो वहां का पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपने गलती से पी भी लिया तो घर आकर के उसको अच्छे अफर्मेशन दे करके पानी को पीना चाहिए, ताकि आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर जो 72% पानी है, आपके ब्रेन में जो 90% पानी है, उसका सही से सफाई हो सके। तो ऐसी अगर बीमारियां आती है, जितनी बीमारियों का हमने नाम लिखवाया आपको, तो आयुर्वेद में उसके लिए दवाई एक फीमेल टॉनिक के रूप में मैं बताया था कि शतावरी आपकी महिलाओं के लिए फीमेल टॉनिक का काम करता है। अगर रोग है तो भी शतावरी का प्रयोग करें, नहीं है तो भी शतावरी का प्रयोग करें। अशोका चूर्ण, अशोका जो चूर्ण होता है, अशोका का पाउडर होता है, अगर कभी हैवी ब्लीडिंग होती है उसमें बहुत कारगर पाया गया है। इसके अलावे लोध्र, अगर यूटेरस में किसी तरह की परेशानी दिखती है, प्रोलैप्स होने की दिक्कत दिखती है, तो लोध्र का प्रयोग कर सकते हैं। LODHRA, लोध्र। आप जड़ी बूटियों की दुकान में लोध्र बोलेंगे, दोबारा बताना जी, दोबारा नाम बताना। शतावरी महिलाओं के लिए फीमेल टॉनिक का काम करता है, किसी भी एज में लिया जा सकता है। शतावरी, शतावरी फीमेल टॉनिक के रूप में जाना जाता है आयुर्वेदा में। अशोका चूर्ण, अशोका चूर्ण अगर हैवी ब्लीडिंग कभी होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावे अगर यूटेरस प्रोलैप्स होता है, यूटेरस बल्की हो गया है, यूटेरस में किसी तरह की परेशानी है, तो लोध्र का प्रयोग करें। LODHRA, लोध्र। अगर साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है पीरियड्स के साथ में, तो आप साथ में त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला अगर रात में ले लिया जाए तो आपको डिटॉक्स करता है। त्रिफला आपके गैस एसिडिटी को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है। इसके अलावे बहुत ही इरिटेबल, वीक और इरेगुलर मेंसेज होते हैं, तो होम्योपैथी की दवाई सीपिया का प्रयोग करते हैं। सीपिया, SEPIA, सीपिया। सीपिया 30 नंबर या 200 नंबर सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम लेते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावे सबने नोट किया क्या? गुरुजी, जिनको एक दिन मेंसेस होते हैं उनके लिए आगे बढ़े। हाँ, आगे बता रहा हूं, और भी बहुत सारी दवाइयां उसमें भी आ जाएगा। अगर इमोशनल ज्यादा परेशानी इमोशनल है, यानी जल्दी मूड स्विंग हो जाता है, बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है, एकदम से आ जाता है, वीपिंग टेंडेंसी हो जाती है, और पीरियड की खराबी है, तो आप पल्सा टीला को याद करें। अगर मेंसेस डिलेड होते हैं, देर से आते हैं, बहुत ज्यादा देर से, कभी 10 दिन लेट हो गया, कभी 15 दिन लेट हो गया, कभी 5 दिन लेट हो गया, टाइम पे कभी नहीं आएगा,
आएगा तो कभी 2 दिन रहेगा, कभी 6 दिन रहेगा, कभी 8 दिन रह जाएगा, यानी इरेगुलर मेंसेस विथ वीपिंग टेंडेंसी, विथ इमोशनल सिम्टम्स, पल्साटिला 30 नंबर, 200 नंबर, या क्यू भी दे सकते हैं 10-10 बूंद। अगर मीनोपॉज का प्रॉब्लम है, कभी कभी मेंस आता है, कभी नहीं आता है, कभी बहुत दर्द रहता है, कभी आराम से आ जाता है, कभी 1 दिन रहता है, कभी 6 दिन आ जाता है, लेकिन मीनोपॉज का सिम्टम दे रहा है, तो लैकेसिस आपके लिए अमृत समान होगा। लैकेसिस, LACHESIS, लैकेसिस 30 नंबर या 200 नंबर। अगर बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है और पीरियड की समस्या है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है और पीरियड की समस्या है, तो कैलकेरिया कार्ब को याद रखें। कैलकेरिया कार्ब, CALCAREA, कैलकेरिया कार्ब, CARB, कार्ब 30 नंबर, 200 नंबर बहुत है। कैलकेरिया कार्ब यानी वेट गेन भी साथ में होता है, पीरियड्स की भी समस्या होती है। जिसको फाइब्राइड्स है, गांठ है, चाहे वो गर्भाशय में गांठ हो या ब्रेस्ट में गांठ हो, शरीर में कहीं गांठ हो, गांठों के लिए एक दवाई और लिखें, गांठों के लिए एक दवा लिख लें, एनागैलिस। एनागैलिस, NANAGALIS, एनागैलिस। एनागैलिस 30 नंबर या 200 नंबर गांठों को बहुत जल्दी गलाता है। साथ में कैलकेरिया फ्लोर दे दें, कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर गांठों के लिए, चाहे वो ब्रेस्ट में हो, शरीर में कहीं हो, किसी को गर्भाशय में सिस्ट हो, चाहे 2 mm, 5 mm, 7 mm, कैलकेरिया फ्लोर, CALCREA, कैलकेरिया फ्लोर, FLOUR, कैलकेरिया फ्लोर 30 नंबर या 200 नंबर गांठों को मुलायम करके बिठा देगा। राइट। अगर शरीर में विटामिन B12 कम है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो साथ में चाइना क्यू दे दें। चाइना, CHINA, चाइना क्यू 10-10 बूंद अगर लेते हैं तो महिलाओं में ये टॉनिक जैसा काम करता है, टॉनिक जैसा काम करता है। इसके अलावे जो वाटर हीलिंग कल हमने बताया था, कल वाटर हीलिंग का जो मैंने ये करवाया था, आखिरी दिन फिर हम वाटर हीलिंग करवाएंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि वाटर हीलिंग जब करते हैं तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में हो जाता है, आपके शरीर के ऊपर वो पानी दवाई जैसा काम करता है। 30 वर्ष के बाद हार्मोनल असंतुलन स्वाभाविक है, क्योंकि हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। अगर इसे हम पहचान कर सही दिशा में कदम उठाएं तो PCOD की समस्या, थायराइड की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या और डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके लिए करना क्या है, तो हमें सही आहार लेना है, खान पान को बिल्कुल सुधार लेना है। क्योंकि 30 के बाद खान पान में अगर बैलेंस नहीं हुए तो आप एक तरफ माइनस की तरफ जा रहे हैं और दूसरा भोजन भरे जा रहे हैं, तो आपका शरीर बनने के बजाय बिगड़ेगा। इसके अलावा योग ध्यान अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको स्पेशली काम करना पड़ेगा। कहा गया है ना कि हेल्दी वुमेन, हेल्दी फैमिली, हेल्दी सोसाइटी। तो अगर सोसाइटी को हेल्दी रखना है तो माताओं को स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। 30 के बाद महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन बीमारी नहीं है, बल्कि यह शरीर का एक संकेत है कि अब उसे विशेष ध्यान और संतुलन की जरूरत है। बच्चों की जिम्मेवारियां, घर की, ऑफिस की जिम्मेवारियां और उसके तनाव, अनियमित जीवन शैली सब मिलाकर हमारे हार्मोन पर इतना असर डालते हैं कि हम बीमार होने लगते हैं। हार्मोन हमारे शरीर की अंदरूनी भाषा, जो पाचन, प्रजनन, भावनाएं, नींद, त्वचा और वजन तक को नियंत्रित कर रहे हैं। असंतुलन का मतलब होता है कि कोई हार्मोन ज्यादा बन रहा है तो कोई कम बन रहा है। खास करके जिन्होंने गर्भाशय निकलवा दिया है, रिप्लेस करा दिया है, उनके शरीर में तो और ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि हार्मोन तो बनते रहता है, वो रखने की जगह समाप्त हो गई। एस्ट्रोजन, थायराइड हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन और कार्टिसोल, जो आपके जीवन के शुरुआत से जीवन के आखिरी पल तक आपका साथ देगा। इसलिए इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगता है तो एस्ट्रोजन में गिरावट आने लगती है, तनाव, स्ट्रेस, नींद की कमी होने लगती है। जो बर्थ कंट्रोल के लिए पिल्स का प्रयोग करते हैं, गोलियां खाते हैं, बहुत सारी महिलाएं 30 के आसपास की उम्र में ही बर्थ कंट्रोल पिल्स का प्रयोग ज्यादा होता है।
उनके लिए लंबे समय तक अगर उपयोग करते हैं तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस होना लाजमी है। थायराइड की समस्याएं भी इसी दौर में आती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो जिसको पीसीओएस की समस्या कहते हैं, वो इसी समय में होता है। पीसीओएस को क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक, POLYCYSTIC, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अगर हम कैफीन का ज्यादा प्रयोग करते हैं, कैफीन, जितने लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी पीने वाली माताएं कितनी हैं जो रोज नियमता तक कॉफी पीते हैं, चाय की जगह कॉफी। अभी मुंबई में मेरा सेशन था, एक माता बता रही थी कि मैं जब कॉफी पीती हूँ तब मैं ठीक रहती हूँ, और जब मैंने कॉफी के बारे में चर्चा करने लगा तो उस दिन से वो कान पकड़ ली कि आज के बाद मैं गुरुजी कॉफी पीऊंगी ही नहीं। तो इरेगुलर पीरियड के लिए, बीमारियों के लिए दवाइयां आपने लिखी। अगर थायराइड डिजॉर्डर हो गया है उसके लिए दवाइयां, इसके लिए थायराइड के लिए एक दवाई लिखें, थायरॉडिनम, THYO, थायरॉइडिनम, DINUM। इसके अलावा और जो बीमारियां आती है, थायरॉइडिनम, आप 1 पोटेंसी रात में सोते समय एक खुराक बहुत है थायराइड के लिए, बस ठंडी चीजें और तली चीजें परहेज करना, तो ये अकेले दवा आपके थायराइड को कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा और जो बीमारियां आती है, स्किन का ड्राई हो जाना, एक्नी हो जाना, मेनोपॉज के लक्षण का जल्दी आ जाना, बालों का झड़ना, चेहरे पर बाल आना, अचानक वजन बढ़ना या घटना, बहुत ज्यादा थकान, नींद की समस्या। इसके अलावा एक बीमारी और होती है जिसको कहते हैं इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस नोट करें, इस बीमारी को याद रखना जरूरी है। इंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय की परत के समान टिश्यू गर्भाशय के बाहर में भी पाया जाता है। कभी कभी जो गर्भाशय के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, गर्भाशय के बाहर एक ऐसे निकल जाता है, एक रचना बन जाती है गर्भाशय में, इसको कहते हैं इंडोमेट्रियोसिस। वो 40 के बाद की उम्र में अक्सर पाया जाता है। जैसे अंडाशय, फॉलोपियन ट्यूब या पेल्विक क्षेत्र में ये यहीं पे एक गांठ जैसी रचना बना लेती है, पर वो फाइब्राइड्स नहीं होता। इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इसमें हार्मोन्स के बदलाव के कारण यह हर बार बदलता है, जिसमें दर्द होता है, सूजन होता है और अन्य तरह के लक्षण होते हैं। पेल्विक एरिया में दर्द जो पीरियड के दौरान बढ़ जाता है, इंडोमेट्रियोसिस का यही लक्षण होता है। इसके अलावा जब इंडोमेट्रियोसिस हो जाता है तो पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है और सेक्स के पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसके अलावा बांझपन की समस्या इसमें बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण हार्मोनल असंतुलन और आनुवंशिक भी हो जाता है। कभी कभी हेरिडिटी में भी यह होता है। इसके लिए आप अश्वगंधा, शतावरी और लौंग का प्रयोग करें तो बहुत ज्यादा आसानी से इसको आप ठीक कर पाएंगे। शरीर के हर स्तर पर संतुलन जरूरी है, हार्मोनल, इमोशनल और मेंटल। ये तीनों संतुलन इस उम्र में बना के रखने की जरूरत है। हार्मोनल इंबैलेंस ऐसी बीमारी नहीं है कि इसको कंट्रोल ना किया जाए, लेकिन इसके लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है, अपने शरीर पे ध्यान देने की जरूरत है, टाइम पे होम्योपैथी और शाश्वत चिकित्सा का प्रयोग करने की जरूरत है। तो ये सारी बीमारियों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। हमने बहुत सारी दवाइयां लिखाई है आपको, उस दवाइयों को आप स्टडी करें, प्रयोग करें, और कहीं भी अगर परेशानी आती है तो आप हमें फोन करके या मैसेज करके आप जवाब हमारा ले सकते हैं। आप मैसेज जब कर देंगे ना तो मैं आपको जवाब दूंगा। आगे पीछे हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसी समय, चूंकि आजकल जब तक ये चल रहा है, चातुर्मास चल रहा है, तब तक, उसके बाद 10 से 12 बजे का टाइम आपके नंबर के लिए खुला रहता है मेरा, कि आपसे बात करने के लिए, तो आप कभी भी कर सकते हैं। 30 के बाद एक समस्या और आती है जो आज समाज में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों को, जो IVF की तरफ धकेल रहा है हमें, जिसमें कंसीव की समस्याएं, कंसीव नहीं होने की समस्याएं। अगर आपकी जानकारी में कोई वैसा व्यक्ति है, कोई वैसी लेडी है जो कंसीव नहीं कर पा रही है, वो बहुत प्रयास कर रही है, दवाइयां खा रही, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, उसको आप मदद कर सकेंगे।
ये कंसीव नहीं होने के कारण क्या क्या है? ये सामान्य प्रक्रिया, हर माह ओवरी से एक अंडाणु निकलता है। यदि यह सही समय पर ओवम स्पर्म से मिलता है तो गर्भधारण होता है। नियम यही है, मतलब कंसीव का नियम क्या है कि हर माह ओवरी से एक अंडाणु निकलता है, यदि सही समय पर ओवम स्पर्म से मिल गया तो गर्भधारण होता है। यह प्रक्रिया हार्मोन्स, यूटेरस और ओव्यूलेशन पर निर्भर करती है, होगा या नहीं होगा। कंसीव नहीं होने के मुख्य कारण क्या है? नोट करें, कंसीव नहीं होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको पीसीओएस कहते हैं। पीसीओएस भी कंसीव नहीं होने के कारणों में है। दूसरा कारण थायराइड। थायराइड अगर हाइपो है या हाइपर थायराइड है तो कंसीव करने में परेशानी आएगी, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ कर देता है। इसके अलावा फॉलोपियन ट्यूब में अगर रुकावट है, आपके ओवरी से एक पाइप सी रचना आपके कमर के तरफ ऐसे गर्भाशय तक गया हुआ है, जिसको हम फॉलोपियन ट्यूब के रूप में जानते हैं, तो अगर इसमें गड़बड़ी है, कहीं रुकावट है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस अगर हो गया, उसमें भी कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। अगर पीरियड हमारा इरेगुलर है, अगर सही से नहीं हो रहा है, तो ओव्यूलेशन होने की समस्या, अंडाणु बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है। इस कारण से भी नहीं होता है। उम्र बढ़ना भी एक कारण है। अगर 35 के बाद ओव्यूलेशन घटती है, इसलिए कंसीव करने में समस्याएं आती है। तनाव और मानसिक परेशानियां, मानसिक अस्थिरता, अगर मानसिक रूप से हम सही नहीं हैं तो कंसीव करने में समस्याएं आती है। बहुत ज्यादा गर्म वातावरण में रहने वाले लोग, जो बहुत ज्यादा गर्म वातावरण में रहते हैं, या बहुत टाइट कपड़े पहनना भी कंसीव करने के लिए परेशानी। बहुत टाइट कपड़े पहनने वाली जो महिलाएं हैं, कंसीव करने में उन्हें परेशानियां आ सकती है। इसके अलावा शराब का प्रयोग, स्मोकिंग का प्रयोग और डिप्रेशन इसका मुख्य कारण माना गया है। अगर ऐसी समस्याएं आती है, पीएसओएस के कारण अगर है, तो पल्सा टीला उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। पल्सा टीला 30 नंबर, 200 नंबर या मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करेगा। अगर बार बार एबॉर्शन की शिकायत हो जाती है, अगर बार बार एबॉर्शन हो जाता है, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, 5वें महीने में अगर बार बार एबॉर्स हो जाता है, तो उसके लिए आप सीपिया का प्रयोग करें। इसमें थकान, मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन बहुत होगा। बार बार एबॉर्स हो जाता है, हर बार प्रेगनेंसी होती है, फिर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में एबॉर्स हो जाता है अपने आप, उसको आप सीपिया देंगे तो उनका भला हो जाएगा। सीपिया, SEPIA, सीपिया 30 नंबर, 200 नंबर कोई भी चला सकते हैं। अगर ओव्यूलेशन, अंडाणु बनने की प्रक्रिया नहीं होती है, कम होती है, तो आप लैकेसिस का प्रयोग करें, अंडाणु बनना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 महीने लगातार खिलाएं। लैकेसिस, LAKESIS, लैकेसिस या LACHESIS, दोनों लिखें, स्पेलिंग चलेगा। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है और गर्मी की तरेरें उठती है, जब भी पीरियड आएगा तो बहुत गर्मी 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 महसूस किसी को अगर हो रहा है, आपके नजर में आया, तो उसको लैकेसिस खिला दें, उसका भला हो जाएगा, उसका विश्वास आपके ऊपर बढ़ जाएगा, आपकी जानकारी के ऊपर, आपके ज्ञान के ऊपर। थायराइड के लिए हमने थायराइडिनम लिखा दिया। थायराइडिनम हाइपोथायराइड हो या हाइपर हो, दोनों में काम करेगा। अगर बहुत ज्यादा मोटापा है तो कैलकेरिया कार्ब का प्रयोग आप कर सकते हैं, और नाभि बैलेंसिंग साथ में करें, खान पान में थोड़ा सा परहेज करें। अगर इमोशनल ब्लॉक होता है, इमोशनल ब्लॉक समझते हैं, किसी के यहां बहुत प्रिय व्यक्ति की डेथ हो जाए, मान लो भगवान ना करे, किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति की डेथ हो गई और हम बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए, इसको कहते हैं इमोशनल ब्लॉकेज। ऐसी स्थिति में, या एकदम से अचानक हमें 10, 20, 50 लाख की हानि हो गई, हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा एकदम से एक्सीडेंटल लॉस में हम आ गए, जो हम लाभ में जा रहे थे एकदम से लॉस में आ गए, ये हुआ इमोशनल ब्लॉकेज। अगर जीवन में अचानक ऐसी घटना घट गई, ऐसी घटना घट गई जो हमें क्रश किया गया, हमें चाहे किसी रूप में प्रताड़ित किया गया, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में, और हम डिप्रेशन में आ गए, यह होता है इमोशनल ब्लॉकेज।
कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती है, खास करके माताओं के साथ, कि जहां हम बहुत विश्वास में होते हैं वहां पे कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है, ऐसे हादसे हो जाते हैं जो जीवन भर आपको परेशान करता है। ऐसी स्थितियां अगर किसी को आया, भगवान ना करे अगर आया, ये इमोशनल ब्लॉकेज को दूर करने में आप बहुत ही आसान कर देंगे उसका जीवन। वो धीरे धीरे भूलने लगेगा उसको और नॉर्मल जिंदगी जीने लगेगा। इसके लिए दवाई लिखें, इग्नेशिया अमारा, IGNATIA, इग्नेशिया, AMARA, अमारा। इग्नेशिया अमारा इज ए बेस्ट मेडिसिन ऑफ इमोशनल ब्लॉकेज। इग्नेशिया अमारा। कोई बहुत प्यारा चीज खो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ी दुखद घटना घट गई, त्रासदी हो गई, या हमें कहीं ब्लैकमेल किया गया, ऐसा जो हमारे जीवन पे, हमारे मनस पे एकदम से छप गया है, वो हमारी आंखों से ओझल नहीं होता, उस ग्लानि में हम अभी भी जिए जा रहे हैं। इसके लिए इग्नेशिया हमारा अमृत जैसा काम करेगा। इग्नेशिया हमारा अमृत है, अमृत। इसको याद रखें हमेशा इमोशनल ब्लॉकेज को दूर करने के लिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा तनाव, दुख, चिंता के लिए भी हमारा कारगर है। नेट्रम म्यूर, नेट्रम म्यूर, ये दवाई लिखें। किसी का इमोशन अगर सप्रेस हो गया है, इमोशन सप्रेस हो गया है, आपने देखा होगा, मैं एक कहानी, छोटी सी कहानी कहता हूं, जो सुन रहे हो ध्यान से। तो एक छोटी सी कहानी कि जब एक बिटिया की शादी होती है, ये महिलाओं की क्लास है तो कहानियां में महिलाओं की सुनाऊंगा, माताओं ध्यान से सुनना। जब एक बिटिया की शादी होती है तो एक, जिस वातावरण में अपने 25 साल गुजारे, 24 साल गुजारे, 22 साल गुजारे, 20 साल गुजारे, या जितने भी साल गुजारे, इसको तो भूल जाओ, आजकल टाइमिंग कुछ रहा नहीं पता। एकदम से नए वातावरण में हम आए, एकदम से नए वातावरण में एक खुशमिजाज लड़की एक नए वातावरण में आई, लेकिन वहां पे उसे क्या है कि बहुत सारे बंधन मिले, उसको वो झेलने लगी। झेलने क्या लगी, उससे तालमेल बिठाने का प्रयास करने लगी। कोई भी लड़की जाकर के ना एकदम से खराब नहीं होती, हर कोई जाती है एक विचार लेकर के वहां तालमेल बिठाएंगे, लेकिन किसी कारण से भी तालमेल नहीं बैठा। कुछ दिन तक वो बर्दाश्त 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 करती रही, झेलते 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 झेलते। एक दिन ऐसा उसका इमोशन एकदम से ब्लॉक हो गया और एक दिन ऐसा विस्फोट होगा कि वो हर चीज से न्यूट्रल हो जाएगी। कोई कुछ करता है, करते रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब शुरुआत में वो पलसा टीला होती है, बात बात में उसका भाव जागृत हो जाते हैं। कोई गलत करता है तो गुस्सा भी आ जाता है, प्यार भी बहुत आता है, भावुक भी जल्दी हो जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति जब इमोशन उसका ब्लॉक हो जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाती है, कोई कुछ कर रहा है मेरी बला से। ऐसी भी स्थिति आती है जो हमारी जिंदगी में, जो एक आम पति पत्नी के बीच जो होता है, हम उसके प्रति भी उदासीन हो जाते हैं। एक मशीन के जैसी हमारी जिंदगी हो जाती है, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसा सुना होगा ना, ऐसा सुना होगा, जितनी बातें मैं कह रहा हूं ऐसा सुनने में आया होगा। ऐसी स्थितियां बहुत आएगी जब आप लोग एक नारी होकर के जब सर्वे करेंगी ना, बहुत प्यार से जब सर्वे करेगी, तो ये स्थितियों वाले बहुत मिलेंगे। उसके लिए जब इमोशनल ब्लॉकेज हमारे ये है रुके हुए काफी देर के, तो नेट्रम म्यूर लिखें, NATRUM, नेट्रम MUR, म्यूरेटिकम, नेट्रम म्यूरेटिकम, नेट्रम म्यूर लिख लें बस, 30 नंबर या 200 नंबर। साथ में इग्नेशिया अमारा के साथ अगर इसको चला देते हैं 1 घंटा के आगे पीछे, तो उसके पुराने जो ब्लॉकेज है वो भी दूर हो जाएगा। अभी सडन कोई बड़ा ये हुआ है वो भी दूर हो जाएगा, और वो माता हर तरह से एक सामाजिक होने लगेगी। हर चीज में फिर बदलाव आने लगेगा, बच्चों में आनंद आने लगेगा, परिवार में आनंद आने लगेगा। ये स्थितियां सबके साथ आती है, क्योंकि एकदम से जब नए वातावरण में आने के बाद बदलाव कभी कभी झेल नहीं पाते और एकदम से फ्रस्ट्रेशन होता है और बड़ा बिखराव शुरू हो जाता है। आजकल तो लोग झेल भी नहीं पाते हैं, तुरंत 3 तलाक तक मामला जाता है। 3 तलाक तो नहीं, लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी ऐसी कठिन स्थितियां पैदा हो जाती है। राइट, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। अगर सिस्ट की समस्या है, PCOS की समस्या के साथ सिस्ट की समस्या है, तो थूजा, THUJA, थूजा, THUJA, थूजा
बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन इसे बहुत हाई पोटेंसी में सप्ताह में एक बार, अगर 200 नंबर में है तो एक खुराक रोज, बस उससे ज्यादा नहीं देना है। वो धीरे धीरे सिस्ट को कम करना शुरू कर देगा। नाइट्रोम्यूर में एक खूबी और है कि जो पास्ट लॉसेस जितने हुए हैं उससे वो डिप्रेस रहती है। पीछे जो भी हमारे साथ घटनाएं दुर्घटनाएं घटी है वो उसको सोच सोच करके उसकी वीपिंग टेंडेंसी, उसमें वीपिंग टेंडेंसी होती है, उसका भी मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है, खाने पीने में भी लापरवाह हो जाएगी, उसको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, राइट। इसके लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। हरी सब्जियां, फल, बीन्स, अलसी के बीज इसके लिए बहुत अच्छे पाए गए हैं। अलसी के बीज, अलसी जानते हैं ना सभी, अलसी। इसके अलावा परहेज क्या होना चाहिए? अगर ऐसी स्थितियों वाले लोग मिल जाएं तो उन्हें परहेज कराना है सफेद चीनी से, मैदा से और कैफीन से, जंक फूड से उसे बचाना है, तब उसमें आप बदलाव ला पाएंगे।